इंडक्टर ऐसा चीज़ होता है, जैसे पहले समझा देते हैं फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक वायर है, ठीक है, एक वायर है जिसमें मान लेते हैं करंट आई जा रहा है। अगर इस वायर में करंट आई जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वायर में करंट कैरी कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण इसमें क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हम किससे पता करते हैं, राइट हैंड रूल से पता करते हैं। मतलब इसमें जो फाई फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है ये करंट के कारण हुआ है, तो फ्लक्स का डायरेक्शन और फ्लक्स का अमाउंट, स्ट्रेंथ, दोनों किस पे डिपेंड करेगा, करंट के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा और करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो थंब होगा हमारा वो करंट का डायरेक्शन बताएगा, और जो कर्ल ऑफ फिंगर्स होंगे, इसीलिए इसको कर्ल रूल भी बोला जाता है, इसीलिए इसको स्क्रू रूल भी बोला जाता है। तो कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या बताएंगे, कर्ल ऑफ फिंगर्स हमें बताएंगे फ्लक्स का डायरेक्शन, और जो हमारा थंब होगा वो क्या बताएगा, वो करंट का डायरेक्शन बताएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा है ऊपर की तरफ जो कि थंब बता रहा है, तो फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। और अगर मान लो करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होता तो फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होता, उल्टा होता, तो फ्लक्स उस टाइम पे ऐसे जा रहा होता। अभी फ्लक्स कैसे जा रहा है, अभी फ्लक्स ऐसे घूम रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फ्लक्स है उसका स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, उसका स्ट्रेंथ करंट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि हम एक सिंपल वायर है हमारे पास, सिंपल कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें फ्लक्स आएगा, लेकिन उसमें फ्लक्स का वैल्यू, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो स्ट्रेंथ होगा, वैल्यू होगा, वो क्या होगा, वो हमेशा बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि वो करंट पे डिपेंड कर रहा है। अब मान लो करंट 5 एम्पीयर जा रहा है तो उसके कारण प्रोड्यूस्ड फ्लक्स क्या होगा, बहुत कम होगा। और मान लो करंट 100 एम्पीयर जा रहा है तो उसके कारण प्रोड्यूस्ड फ्लक्स पिछले वाले से थोड़ा ज्यादा होगा। तो ऐसे ही 1000 एम्पीयर पे, तो जहां पे करंट बहुत ज्यादा होगा वहां पे हम फ्लक्स को कंसीडर करेंगे, वहां पे उसको एज ए इंडक्टर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जहां पे करंट का स्ट्रेंथ बहुत कम होगा वहां पे इसको एज ए इंडक्टर कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का वैल्यू, स्ट्रेंथ उसका बहुत कम होता है। इसलिए हमने क्या इन्वेंशन किया, इसलिए हमने एक कॉइल का इन्वेंशन किया। जब हम एक कॉइल का इन्वेंशन किए करें तो उसमें क्या हुआ, तो चलो देख लेते हैं कॉइल में क्या हुआ। तो कॉइल में जब करंट फ्लो किया कितना, इतने ही अमाउंट का जितना इसमें फ्लो हो रहा था। इसमें आई करंट जा रहा है तो इसमें भी मान लेते हैं हम आई अमाउंट का करंट जा रहा है। अब अगर इसमें n नंबर ऑफ टन्स हैं, इसमें कितने टन्स हैं, n नंबर ऑफ टन्स बना दिए। पहले कितने टन्स थे, पहले एक ही कंडक्टर था मतलब 1 टन, अब कितने n नंबर ऑफ टन्स हो गए। अगर n नंबर ऑफ टन्स हो गए और एक टर्न के कारण अगर 5 फ्लक्स आ रहा है तो n नंबर ऑफ टन्स के कारण अब टोटल फ्लक्स कितना हो गया, तो क्या अब हम टोटल फ्लक्स बता सकते हैं कितना हुआ। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, एक टर्न के कारण फ्लक्स इनटू जितने नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न के कारण जितना फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब टोटल फ्लक्स को अगर लेमडा से दिखाना चाहें या फिर चलो साई से दिखाना चाहें तो साइज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइज इक्वल्स टू हो जाएगा n इंटू फाई, जहां पे साई क्या है, टोटल फ्लक्स, और फाई क्या है, फ्लक्स पर टर्न, ठीक है। मतलब साई और फाई दोनों क्या हैं, दोनों ही फ्लक्स हैं, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर दे रहा है, फ्लक्स को बढ़ा दे रहा है। मतलब क्या हुआ, 5 एम्पीयर दे रहे थे तो 5 फ्लक्स आ रहा था, तो अभी भी अगर 5 एम्पीयर दे रहे हो तो 5 फ्लक्स तो 1 टर्न के कारण आएगा। ऐसे मान लो 100 टर्न है, ऐसे मान लो 100 टर्न है, तो अब कितना हो गया टोटल फ्लक्स, 100 इंटू 5 हो गया, मतलब 100 गुना बढ़ गया। किसके कारण, नंबर ऑफ टर्न्स के कारण। इसलिए जब कॉइल्स में n नंबर ऑफ टर्न्स देके यूज करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एक प्रॉपर इंडक्टर बोलेंगे। इसको हम एक अच्छा स्ट्रेंथ वाला, जिसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का स्ट्रेंथ क्या है, अच्छा खासा है, वैसा इंडक्टर इसको हम बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां पे हमें वीक फ्लक्स मिलेगा, लेकिन यहां पे फ्लक्स का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हमें स्ट्रॉन्ग फ्लक्स मिलेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फ्लक्स हो मिलेगा। अब ये कंडक्टर के बारे में था कि कंडक्टर ऐसा बिहेवियर शो करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उससे रिलेट कर लें। उससे रिलेट करने का मतलब कि यही जो हमारा कॉइल हम बनाए हुए हैं यही क्या है, यही इंडक्टर बोला जाएगा। मतलब इंडक्टर का डेफिनेशन क्या हो गया, यहां से हमें पता चला इंडक्टर इज ए डिवाइस, इंडक्टर
is a device which stores energy in the form of magnetic field, और मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसे हम इंडक्टर बोलेंगे। तो इंडक्टर का ये डेफिनेशन हमारे पास है, समझ में आ गया? ठीक है, तो इंडक्टर क्या करता है? स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अब जैसे कल क्या बता रहे थे तुमको? कल रजिस्टर के बारे में बता रहे थे कि इस रजिस्टर को या इस एलिमेंट को कैसे पता करेंगे रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। तो कैसे पता किया जाएगा? पता करने का तरीका यह था कि वोल्टेज अप्लाई करो, वोल्टेज अप्लाई करोगे तो करंट उसके हिसाब से जाएगा, करंट उसके हिसाब से जाएगा। तो हम वोल्टेज और करंट के कैरेक्टरिस्टिक को देख के बता सकते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है, बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हम इंडक्टर में करेंगे तो इंडक्टर में क्या होगा? तो इंडक्टर वो एलिमेंट होगा जिसमें इफ voltage in an element is directly proportional to the rate of change of current or derivative of current that element is known as इंडक्टर। वो एलिमेंट क्या जाना जाएगा? इंडक्टर। जैसे कि कैपेसिटर में क्या करते थे? रजिस्टर में अगर वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसको हम इंडक्टर, उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं? रजिस्टर। वैसे ही अगर वोल्टेज करंट के रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे? उसको हम इंडक्टर बोल देंगे। समझ में आया इतना? मतलब यहां पे हमें पता चला कि V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? V इज प्रोपोर्शनल टू di/dt अगर हो जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको एक इंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, चलो इतना समझ में आता है। अब पिछले वाले में कुछ चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे। कुछ चीजें कैसे ऑब्जर्व करेंगे? यहां से हमें पता चला फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो एक ये पता चला हुआ है। चलो ठीक है, उसके बाद यहां से क्या पता चला? यहां से पता चला कि टोटल जो फ्लक्स होगा वो n इंटू फाई होगा। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि टोटल फ्लक्स भी किस पे डिपेंड कर रहा होगा? क्या? फाई पे। क्यों? क्योंकि यहां पे n क्या है? यहां पे n है नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि हमेशा क्या होता? अगर कॉइल बना दोगे तो वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक बार मैन्युफैक्चरर अगर कॉइल बना दे रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब हम यहां से बोल सकते हैं साइज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? फाई। चलो ठीक है, हम इस चीज को यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो इस चीज को इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 माने हुए। ठीक है, ध्यान से देखना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 psi is proportional to phi and we know phi is also proportional to, we know that phi is proportional to I। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? क्या हम यहाँ पे इन दोनों कंक्लूजन से बोल सकते हैं कि जो हमारा psi होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? I पे डिपेंड करेगा। जो psi होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा? आई पे डिपेंड करेगा। चलो ठीक है, आई पे डिपेंड करेगा। अब यहां से अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमें हटाना है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाएंगे तो उस टाइम पे क्या आ जाएगा? तो जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां हटाएंगे
तो साई इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लाएंगे जिसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। यहां पे एल क्या है, यहां पे एल है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है। ये भी क्या होगा, ये भी हमेशा कांस्टेंट होगा। कैसे कांस्टेंट होगा, तो इंडक्टेंस कैसे कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर कॉइल के लिए, तो हम बात करेंगे उसके बारे में। अभी कुछ चीजें और देखना है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास एक इक्वेशन 1 हो गया, एक इक्वेशन 2 हो गया। हम यहाँ पे देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 जो था वो क्या था, वो था साइज इक्वल्स टू n इंटू फाइव। इक्वेशन 2 क्या है, साइज इक्वल्स टू li। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाई ऑब्जर्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के बराबर है। मतलब क्या लिख सकते हैं, n इंटू फाइव इज इक्वल्स टू l इंटू आई। तो यहाँ से l इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से l इज इक्वल्स टू n फाइव बाई आई आ जाएगा। अब l इज इक्वल्स टू n फाइव बाई आई जो आया हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व करेंगे, l इज इक्वल्स टू n फाइव बाई आई जो आया हुआ है, यहां से देखेंगे कि जैसे जैसे करंट चेंज होगा, हमारा करंट किसी कॉइल में जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे उसका क्या होगा, फ्लक्स पैटर्न चेंज होगा। जैसे जैसे करंट चेंज करोगे वैसे वैसे फ्लक्स पैटर्न चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, प्रोपोर्शनल थे, एक दूसरे के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्लक्स भी चेंज हो रहा है करंट के अकॉर्डिंग, मतलब ऊपर नीचे दोनों बदलाव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टेंस हमारा क्या होगा, हमारा हमेशा जो किसी कॉइल का, किसी पर्टिकुलर कॉइल का इंडक्टेंस होगा, सेल्फ इंडक्टेंस होगा, वो हमेशा क्या होगा, हमेशा और हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, according to Faraday's law of electromagnetic induction, voltage induced in any coil depends upon the time rate of change of total flux produced by that coil, मतलब फैराडे के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, फैराडे ने क्या बताया कि जो वोल्टेज इंड्यूस होगा किसी भी कॉइल के क्रॉस, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करेगा जो उस कॉइल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, मतलब यहां से हमें ये पता चला कि जो इंडक्टेंस या जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको हम बोलेंगे ई से डिनोट करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, ये हमेशा टोटल फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, ये हमेशा टोटल फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। मतलब E इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू लिखेंगे डी साई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। चलो ठीक है, अब इस चीज को हम वहां पे दिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को यहां पे लिखेंगे। तो चलो पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग, पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास, पहला इक्वेशन था साइज इक्वल्स टू एन फाइव। चलो ठीक है, तो एक बार एन फाइव वाला चीज लिखेंगे, और दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन था साइज इक्वल्स टू एल आई। तो हम साई को इक्वेशन नंबर 3 में एक एक करके पुट करेंगे। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहां से अब हम फिर से लिखेंगे पुट
इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 था साइज इक्वल्स टू n इंटू फाई। इक्वेशन 3 अभी क्या हमें पता चला? E इज इक्वल्स टू डी साई बाई डी टी। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? इसकी जगह हम पुट करेंगे E इज इक्वल्स टू, जो कॉइल के क्रॉस, यहाँ पे देखो जैसे मान लो ये हमारा कॉइल है, तो इसके क्रॉस क्या आ रहा है? इसके क्रॉस एक वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, इसके क्रॉस एक वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, मतलब ये इंडक्टर है, तो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वही क्या होगा? वही इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, मतलब VL इज इक्वल्स टू E लिख सकते हैं। तो यहां से हम ये बता सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? D बाई डी टी। साई की जगह क्या पुट करेंगे अभी? N इंटू फाई। अभी कुछ देर पहले क्या बताया? फ्लक्स करंट के साथ चेंज होता है, जैसे जैसे करंट वेरी होगा फ्लक्स वेरी होगा, मतलब फ्लक्स वेरिएबल है। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स, मैन्युफैक्चरर अगर एक बार कॉइल बना दिया है तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स हमेशा फिक्स होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल्स टू N इंटू डी फाई बाई डी टी। तो यहां से हमें इंडक्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज मिल गया वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा, और उसका वैल्यू क्या होगा? N इंटू डी फाई बाई डी टी, जहां पे N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, अच्छा तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा E है ये क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस कॉइल। कॉइल के क्रॉस क्या है? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, जो कि वोल्टेज उसके बराबर है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम यहां लिखना चाहें, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 है साइज इक्वल्स टू L इंटू आई। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है? इक्वेशन 3 है E इज इक्वल्स टू डी साई बाई डी टी। तो यहाँ पे साइज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? L इंटू आई लिखेंगे। तो E इज इक्वल्स टू, जो कि किसके बराबर है? यही E इंडक्टर के क्रॉस इंड्यूस्ड वोल्टेज VL के बराबर है। कंफर्म है? चलो ठीक है, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू क्या होगा? D बाई डी टी। साई की जगह क्या लिखेंगे? L इंटू आई। अगर साई की जगह L इंटू आई लिख रहे हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल, अभी क्या बोले? पर्टिकुलर कॉइल अगर एक ले रहे हो तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? फिक्स होगा। जैसे रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सब चीजें अगर एक पर्टिकुलर मटेरियल ले रहे हो, कॉपर का ले रहे हो या एल्युमिनियम ले रहे हो, कोई भी एक टाइम पे एक उठा रहे हो तो उसका क्या होगा? हमेशा फिक्स होगा। नंबर ऑफ टर्न्स भी फिक्स होगा। चलो ठीक है, तो अगर यहाँ पे L फिक्स है तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे L इंटू डी आई बाई डी टी। तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज हमें क्या मिला? V इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। मतलब यहाँ पे हम कंप्लीट करने के लिए क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि हमें जो कॉइल के क्रॉस वोल्टेज इंड्यूस्ड मिलेगा वो क्या होगा? वो हमेशा एल डी आई बाई डी टी, या फिर और क्या होगा? अगर नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो N इंटू डी फाई बाई डी टी। तो हम ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिल गया है। ठीक, चलो ठीक है, यहाँ से ये इक्वेशन मिल गया है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो इंडक्टर में हमारा ये इक्वेशन आने के बाद इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो कितना होता है। तो अगर हम किसी एक आइडियल इंडक्टर का बात करें, आइडियल इंडक्टर का, तो उसमें आइडियल इंडक्टर में हमेशा एनर्जी जो कंजम्पशन होता है वो हमेशा क्या होता है? आइडियल इंडक्टर में हमेशा एनर्जी कंजम्पशन हाफ LI स्क्वायर होता है, और आइडियल इंडक्टर में हमेशा जो डिसिपेटेड पावर होता है वो क्या होता है? 0। तो फॉर आइडियल कंडक्टर, सॉरी फॉर आइडियल इंडक्टर dissipated power will be 0। डिसिपेटेड पावर 0 होगा तो एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो कितना कर रहा है? हाँ, एनर्जी स्टोर करेगा तो हो सकता है अगले साइकिल में एनर्जी वही उतना सप्लाई कर दे रहा हो ना, पहले लोड की तरह काम कर रहा हो फिर सोर्स की तरह,
तो हो सकता है ऐसा, लेकिन डिसिपेशन पावर क्या होगा, जीरो होगा। और रजिस्टर में क्या होता है, रजिस्टर में डिसिपेशन पावर हमेशा होता है। एनर्जी इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं अगर P पावर के साथ T टाइम तक काम कर रहे हैं तो वही हमारा एनर्जी होगा। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू क्या होता है, P इज इक्वल्स टू होता है V इंटू आई, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई डी टी। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू क्या जानते हैं इंडक्टर के लिए, इंडक्टर के लिए हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, V इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी इंटू आई टी डी टी। अब यहाँ से हम देख रहे हैं डी टी से डी टी क्या हो जाएगा, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, फिर बचा क्या, अगर डी टी से डी टी कैंसिल कर देंगे तो फिर बचेगा हमारे पास L इंटू आई इंटू डी आई। ठीक है, यहाँ पे L क्या है, L कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L आई इंटू डी आई। अब बताओ x dx इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन हमेशा होता है एक्स स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे हम E इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, L इंटू आई स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन एनी इंडक्टर या इन एनी कॉइल इज इक्वल्स टू हाफ L इंटू आई का स्क्वायर। तो ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी ये होगा हाफ एल आई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं L इज इक्वल्स टू एन फाई बाई आई, इसको यहाँ पे रख के एन फाई के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, L इज इक्वल्स टू साई बाई आई, तो साई यहाँ पे टोटल फ्लक्स है तो साई के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो जैसा भी हमें इसमें एनर्जी चाहिए, जिस फॉर्म में चाहिए या न्यूमेरिकल में जिस फॉर्म में दिया रहेगा, जिस फॉर्म में डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा वैसा हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडक्टर के क्रॉस क्या था, एनर्जी स्टोर्ड था। चलो ठीक है, नेक्स्ट कुछ चीजें लिखते हैं। जैसे इंडक्टर के बारे में पहला है कि इंडक्टर अंडर इंडक्टर विथ डीसी सोर्स अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन इंडक्टर with DC source under steady state condition acts as a short circuit। ऐसा कैसे पॉसिबल है, चलो देख लेते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पे V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी होता है। डीसी सोर्स का मतलब क्या हुआ, बोल रहा है ना विथ डीसी सोर्स, इंडक्टर विथ डीसी सोर्स। डीसी सोर्स का मतलब क्या हुआ, डीसी सोर्स का मतलब ये हुआ कि जिसमें टाइम के साथ करंट, वोल्टेज या फिर फ्लक्स का वैल्यू ना चेंज हो रहा हो। अगर जिसमें टाइम के साथ करंट, वोल्टेज या फिर फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीसी सोर्स। अगर इसमें करंट का वैल्यू मान लो यहाँ पे करंट चाहिए तो करंट का वैल्यू अगर कांस्टेंट है, क्योंकि इंडक्टर में क्या प्रोवाइड करोगे, करंट प्रोवाइड करोगे ना, नंबर ऑफ टर्न्स तो दिया रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो गया है, इसमें करंट का वैल्यू फिक्स है। अगर करंट का वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, अगर डीसी सोर्स के लिए आई क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब यहाँ पे डी आई बाई डी टी तुमको क्या मिलेगा, जीरो। वही और किसके बराबर होगा, डी वी बाई डी टी के बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, डी फाई बाई डी टी। कब, जब आई, फाई और वी ये क्या होंगे, करंट, वोल्टेज और फ्लक्स, ये हमें अगर डीसी सोर्स के होंगे या डीसी टाइप के होंगे तो हमेशा इनका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो होगा। अगर इनका रेट ऑफ चेंज जीरो है तो यहाँ पे बताओ V इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी के अकॉर्डिंग इसमें डी आई बाई डी टी की जगह क्या लिखोगे, डीसी सोर्स के लिए जीरो रखोगे तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। अभी कुछ दिन पहले क्या बताया था,
अभी लास्ट क्लास में ये बताया गया था कि जहां पे भी हम v इज इक्वल्स टू 0 देखेंगे वहां पे डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा होगा। मतलब इंडक्टर डीसी सोर्स के साथ कैसा काम करेगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंडक्टर does not allow sudden change in current। इंडक्टर करंट के सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। इससे हम क्या समझते हैं, चलो फिर से, क्या v इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, यही तो इंडक्टर के लिए वैलिड है। चलो ठीक है, v इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अब यहां पे सडन का मतलब क्या समझते हो, सडन का मतलब होता है कि टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। सडन का मतलब टाइम डिफरेंस क्या हो गया है, टाइम डिफरेंस 0। अगर टाइम डिफरेंस 0 हो गया है तो इसका मतलब क्या, ये किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये 0 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, l इंटू डी आई बाई 0। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। मतलब हमें क्या प्रोवाइड करना होगा, मैक्सिमम वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा। जो कौन प्रोवाइड कर सकता है, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर सकता है। तो क्या प्रैक्टिकली कोई आइडियल चीजें पॉसिबल हैं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल हैं। इसलिए इंडक्टर सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करेगा। ऐसा करने के लिए इसको क्या करना होगा, टू डू सो we have to connect a voltage source of infinite value, जो कि मैक्सिमम, जो कि आइडियल। ठीक है, समझ में आया। तो इंडक्टर सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम देखते हैं कि लीनियर इंडक्टर क्या होता है और नॉन लीनियर इंडक्टर क्या होता है। ठीक है, तो चलो लीनियर और नॉन लीनियर इंडक्टर देखते हैं क्या होता है। लीनियर इंडक्टर वो होता है जिसमें एयर कोर्ड कॉइल रहता है। मतलब जैसे कॉइल के बीच में, जैसे लीनियर इंडक्टर वो होता है जिसमें फ्लक्स करंट के साथ फ्लक्स और करंट का रिलेशन क्या होता है, लीनियर होता है। उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इंडक्टर। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है एयर कोर्ड कॉइल। एयर कोर्ड कॉइल जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें फ्लक्स करंट के साथ लीनियर रिलेशनशिप में होगा। मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। तो लीनियर इंडक्टर कौन सा होगा, जिसमें हम बोलेंगे इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉन लीनियर इंडक्टर। तो नॉन लीनियर इंडक्टर वो होता है जिसमें फ्लक्स और करंट का रिलेशन कुछ इस तरह हो, जिसमें फ्लक्स और करंट मतलब करंट के साथ फ्लक्स का जो वेरिएशन हो वो कुछ इस तरह हो। फ्लक्स पहले बढ़ा फिर उसके बाद सैचुरेट कर गया, मतलब नॉन लीनियर रिलेशनशिप। नॉन लीनियर रिलेशनशिप में हम प्रेफर क्या करते हैं, नॉन लीनियर में भी हम केवल
जितने प्रैक्टिकल कंडीशंस हैं उसमें क्या होगा, उसमें हमेशा और हमेशा लीनियर होगा। मतलब नॉन लीनियर इंडक्टर में भी हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व ये करेंगे कि जितनी दूर ये लीनियर है केवल उसी को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिकल होता है इतना, ये जो दिखाया गया है जो लीनियर लिया गया है यही हर जगह लिया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा आयरन कोर्ड कॉइल। आयरन कोर्ड कॉइल मतलब जब कॉइल के बीच में एक आयरन का मटेरियल डाल दोगे तो वो कैसा हो जाएगा, वो एक नॉन लीनियर बिहेवियर शो करेगा फ्लक्स और करंट के बीच में, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर इंडक्टर। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन करंट। यहाँ पे इंडिपेंडेंट था तो यहाँ हम बोल सकते हैं इंडक्टेंस इन ए नॉन लीनियर इंडक्टर डिपेंड्स ऑन करंट। इंडक्टेंस करंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर और नॉन लीनियर इंडक्टर। अब चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकल और आइडियल इंडक्टर में फर्क समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें आइडियल इंडक्टर, तो आइडियल इंडक्टर कुछ इस तरह होता है कि जिसमें केवल और केवल क्या होगा, इंडक्टेंस होगा, उसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा, तो ये हम आइडियल इंडक्टर बोल देते हैं जिसमें केवल इंडक्टेंस है। लेकिन जो प्रैक्टिकल इंडक्टर होगा वो कैसा होगा, तो प्रैक्टिकल इंडक्टर ये बताओ, एक कॉइल ही तो है, अब वो कॉइल कैसे बना होगा, तो वो कॉइल हम जानते हैं किसी एक वायर से बना होगा। अगर कॉइल किसी एक वायर से बना हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, और अगर उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है तो इस इंडक्टर को हम कैसे दिखाएंगे, उस वायर के रेजिस्टेंस से, फिर उसके बाद उसका क्या होगा, खुद का इंडक्टेंस, मतलब उसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा। तो इस इंडक्टर को, इस कॉइल को हम एक पहले रजिस्टर की तरह दिखाएंगे, फिर उसके बाद सीरीज में उसके साथ एक उसका सेल्फ इंडक्टेंस, तो आरएल की तरफ होता है। रियल में क्या होता है, रियल में ये तो कुछ इस तरह होता है कि अगर एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक इंडक्टर, तो उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में एक कैपेसिटर होता है। अब बोलोगे ये कैपेसिटर का वैल्यू कहां से आया, तो कैपेसिटर में एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यहां पे दो जो रिंग्स हैं या जो दो टर्न्स हैं उनके बीच में क्या हो जाएगा, उनके बीच में ये जो दो रिंग्स हैं इनके बीच में क्या हो जाएगा, इन दोनों रिंग्स के बीच में एक प्लेट की तरह काम कर रहा होगा ये कैपेसिटर। तो ऐसे ऐसे सीरीज में कई कैपेसिटर्स जुड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे सीरीज में कई कैपेसिटर्स जुड़ जाएंगे। अब अगर कैपेसिटर सीरीज में जोड़ा गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, कई कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो उसका वैल्यू घट जाएगा, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि XC इज इक्वल्स टू क्या होता है, हम जानते हैं XC रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई FC। अब अगर कई कैपेसिटर सीरीज में जोड़े हो तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू यहाँ पे घट जाएगा। कैपेसिटेंस का वैल्यू अगर घट गया तो XC का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ये किसकी तरह काम करने लगेगा, ये एक ओपन सर्किट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, बहुत ज्यादा। कब, जब कैपेसिटर किस में कनेक्टेड था, सारा का सारा कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड था। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसको इस सर्किट की तरह ना दिखा के, मतलब एक कॉइल को इस सर्किट की तरह ना दिखा के, इसको हम किस तरह दिखाएंगे, एक रजिस्टर और एक इंडक्टर से केवल। समझ में आया। तो आइडियल इंडक्टर इस तरह, प्रैक्टिकल इंडक्टर इस तरह। इसीलिए प्रैक्टिकल इंडक्टर जो होगा, अभी हमने कुछ देर पहले क्या बोला कि जो पावर डिसिपेशन होता है आइडियल इंडक्टर में वो 0 होता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल इंडक्टर में होगा, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकल इंडक्टर में अब रेजिस्टेंस आ गया है, अगर रेजिस्टेंस आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो खुद का डिसिपेशन पावर होगा वो कुछ ना कुछ रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे डिसिपेशन पावर क्या होगा, यहाँ पे P डिसिपेटेड फॉर प्रैक्टिकल इंडक्टर विल नॉट बी इक्वल टू 0। समझ में आया, आइडियल और प्रैक्टिकल के बीच का डिफरेंस समझ में आया। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.